नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक में सबसे पहले सवाल मर्यादा का, मर्यादा संसद की और मर्यादा देश में केंद्रीय भर्ती करने वाले यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की, दोनों की मर्यादा पर सवाल उठे हैं। संसद की मर्यादा राजनीति के हंगामे में टूटी है और संघ लोक सेवा आयोग पर विश्वास की मर्यादा पर आरोप 3 सवालों के कारण लगा है। और मर्यादा की इन्हीं सवालों के बीच खड़ा है आम आदमी। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली लोकसभा के भीतर हंगामा इतना हुआ, तय समय से 2 दिन पहले सदन स्थगित हो गया और 96 घंटे मानसून सत्र में जहां चर्चा होनी थी, वहां 74 घंटा 46 मिनट हंगामे में बर्बाद हो गए। दुखी होकर लोकसभा के स्पीकर कहते हैं, माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मतलब हंगामे में सदस्य चर्चा नहीं कर पाए। जहां किसानों और किसानों के कानूनों के मुद्दे पर बात होनी थी, वहां हंगामा चलता है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आयोजित एक परीक्षा में पूछा जाता है कि किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। इस पर पक्ष या विपक्ष में परीक्षा देने वाले लिखें। महिला सुरक्षा करते हवे। अब फिर से देखिए इस तस्वीर को। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, महिलाओं के प्रति अपराध के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं। जो विषय सदन के भीतर चर्चा में आना चाहिए, वहाँ तो हंगामा है। पश्चिम वाला महिलाদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। और निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी वाले यूपीएससी पर आरोप लगता है कि परीक्षा में खुद राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर आयोग परीक्षार्थियों से पूछता है कि बंगाल में चुनावी हिंसा पर 200 शब्दों की रिपोर्ट लिखिए। अब देश के उच्च सदन चलिए। यहाँ माननीयों के हंगामे से टूटती मर्यादाओं के आगे विवश होकर सभापति भावुक हो जाते हैं, निराश होकर कहते हैं, I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. हालत ये कि संसद के मानसून सत्र में 10 अगस्त तक लोकसभा में 22% काम हुआ, राज्यसभा में 23%। सभापति हताश हो जा रहे हैं। चर्चा के सदन में टूटती मर्यादाओं के आगे। I don't want to run the house like this. I am adjourning the house to make a call here. और जिस सदन में बात होनी चाहिए जनता की, ऑक्सीजन की कमी से कैसे नागरिक मरे, इस बात की, वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन देश की सबसे बड़ी केंद्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षा में छात्रों से पूछती है, दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पर 200 शब्द लिखिए। तो सवाल उठने लगा, जहां वाकई राजनीतिक चर्चा जनता के मुताबिक होनी चाहिए, क्या वो संसद सिर्फ हंगामे के लिए रह गई? और जिस संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष होकर परीक्षा करानी चाहिए, वहां राजनीति के तहत सवाल दाखिल हो गए। हुआ ये कि 8 अगस्त को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ की परीक्षा यूपीएससी ने कराई, जिसमें 2 पेपर थे और एक पेपर के 3 सवालों ने विवाद खड़ा कर दिया। 20 नंबर का सवाल था कि किसानों का प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है, इसके पक्ष या विपक्ष में लिखिए। 10 नंबर का सवाल था कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पर 200 शब्द लिखिए, और 10 नंबर का ये भी सवाल कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा हुई, इस पर 200 शब्दों की रिपोर्ट लिखिए। 40 नंबर के इन 3 सवालों के यूपीएससी की परीक्षा में आने पर विपक्ष के नेता आरोप लगाकर पूछते हैं, क्या केंद्रीय भर्ती की संस्था यूपीएससी भी अब पार्टी बनकर काम करने लगी है? तो सारे देश में जो किसान आंदोलन होता है वो राजनीतिक उद्देश्य प्रणोदित है। ये तो
एक पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन से नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। और सबसे डेंजरस, पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। यूपीएससी को न्यूट्रल इश्यूज पर सवाल पूछने चाहिए, पॉलिटिकल इश्यूज पर सवाल नहीं पूछने चाहिए। उस समय भी ऐसे प्रश्न होते थे यूपीएससी में जिससे कांग्रेस नीति सरकार के कार्यक्रमों की या उनके महापुरुषों की झलक होती थी। वैसे मैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में संपूर्ण निष्पक्षता का पक्ष था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं आपको लगता है? मुझे नई बात नहीं लगती। सभी राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ हैं वो इतिहास को भी अपने तरीके से लिखने और परिभाषित करने के आदी हो चुके हैं। ऐसे वक्त में जब सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग तक की निष्पक्षता राजनीतिक विवादों के कटघरे में खड़ी की जाती है, जरूरी है कि वो परीक्षा एजेंसियां जरूर निष्पक्ष दिखें, जिन पर भरोसा करके छात्र अपने भविष्य के लिए एग्जाम देते हैं, जहां चयन के बाद उम्मीद की जाती है कि वो किसी दल और विचारधारा के प्रति झुका हुआ नजरिया नहीं रखेंगे। उसी परीक्षा में अगर एक तरफा सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल उठता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आज संसद के दोनों सदन तय समय से 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। शाम तक विपक्ष की महिला सांसदों ने खुद से बदसलूकी का आरोप लगाया। सरकार के मंत्री बोले विपक्षी सांसदों ने ही धक्का दिया है। पूरा देश बेच गया और कुछ बाकी नहीं है, और पूरा डेमोक्रेसी को आज ये पूरा सदन में 1 महीना तक पीएम एचएम डर के भागा और कोई नहीं आया, पीएमओ नहीं आया, एचएमओ नहीं आया और डेमोक्रेसी को फांसी पर चढ़ा दिया। They have tried to manhandle the marshals, female marshals. They have been pushed and male marshals been manhandled. This cannot be tolerated, and from the day one they are misbehaving, and we have already requested the chair on record on the floor of the house that there should be action against them. सख्त के सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हंगामे की राजनीति में अगर सरकार और विपक्ष एक हुए तो सिर्फ ओबीसी संविधान संशोधन बिल पर, क्योंकि मसला जाति और जातिगत वोटों का है। आज ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि जातिगत जनगणना कराने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि नीतीश कुमार जातियों के आधार पर आबादी की पहचान के प्रबल पैरोकार बने हुए हैं। लेकिन जाति के आधार पर विकास की बात करने वाली राजनीति के घर में अंधेर की कहानी देखिए और समझिए जुबान पर जाति दिल में क्या है। हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जातियों की क्या गिनती है, क्या स्थिति है, उसका गणना करना चाहते हैं तो फिर बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज की जानकारी होगी। आपकी सहमति से हमने जिस बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना को लेकर मुहिम छेड़ते हैं, जहां नीतीश कुमार अनुसूचित जाति के किसी नागरिक की हत्या पर एक परिजन को नौकरी देने की बात करते आए, जो मुख्यमंत्री जातीय जनगणना कराने की मांग को देश हित के लिए जरूरी बताते हैं, बिहार में उन्हीं नीतीश की सरकार कितना अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक उत्थान के प्रति चिंतित है, इस बात से जान लीजिए कि 10वीं के बाद SC/ST छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने की योजना है, लेकिन 3 साल से बिहार में SC/ST छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप ही नहीं बांटी गई। दावा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के 5 लाख छात्रों को जिस योजना से फायदा मिलना था, वो स्कीम बिहार में 3 साल से चलना तो छोड़िए रेंग भी नहीं पा रही, क्योंकि सरकारी दावों के मुताबिक स्कॉलरशिप के पोर्टल में टेक्निकल दिक्कत है। किसी के भी ये बात गले नहीं उतरेगी कि बिहार में 36 महीने से तकनीकी दिक्कत के नाम पर उन गरीब छात्रों की स्कॉलरशिप पर सरकार सन्नाटा मारकर बैठ गई, जिनके उत्थान और विकास की कस्में नेता खाते नहीं थकते। हकीकत में क्या मिलता है? धोखा। तो बिहार में पिछले 3 साल से आवेदन नहीं लिया गया और इसके कारण गरीब दलित आदिवासी विद्यार्थी फीस भुगतान और छात्रवृत्ति की योजना से वंचित रह गए हैं। देश में जहां दूसरे राज्यों में SC/ST छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना चली आ रही है, वहां बिहार के गरीब छात्र सरकारी सुस्ती की कीमत चुकाते हैं। पिछले ही साल चुनाव में हेलीकॉप्टर से वोट मांगते वक्त तो बिहार के 16% अनुसूचित जाति और 1% ST आबादी वोट के रूप में दिखती थी, लेकिन अब ये जब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया तो आरोप लगता है कि 2016 में पहले बिहार सरकार ने SC/ST छात्रों को स्कॉलरशिप देने में 2,000 रूपए से 90,000 रूपए तक ही फीस भरने का ऐसा कैप लगा दिया कि गरीब छात्र दावा है
अपनी पढ़ाई का बाकी खर्च उठाने के लिए कर्ज लेने को लाचार हो गए या बीच में पढ़ाई छोड़ी। फिर 2017 से 3 साल तक स्कॉलरशिप देने के नाम पर तकनीकी दिक्कत के नाम का वो सिस्टम बैठाया गया जिसने लाखों छात्रों के भविष्य का भट्टा बैठा दिया होगा। उन्होंने बोला कि हम इस कोर्स में हम 15,000 देंगे, इसमें हम सिर्फ 75,000 रुपए देंगे। तो मान लीजिए कोई नेशनल लॉ कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका फीस है 2.5 लाख रुपए, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी कि पूरा पैसा दीजिए, परंतु राज्य सरकार कहती है नहीं हम 75,000 देंगे। तो जिसके अभिभावक की आमदनी 2.5 लाख रुपए ही है, वो इतना फीस का गैप कैसे देगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि गरीब SC/ST छात्रों के लिए केंद्र की ये योजना है जिसमें स्कॉलरशिप का 75% पैसा केंद्र देता है और 25% खर्च ही राज्य को उठाना पड़ता है। वहाँ क्या 3 साल से 25% जिम्मेदारी भी SC/ST छात्रों की ना लेना पड़े, इसलिए तकनीकी दिक्कत के नाम पर स्कॉलरशिप पर पूरी योजना को शून्य कर दिया गया। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जब हम लोगों ने एंट्री शुरू की तो उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज नहीं हो पा रहा था। तो ये पोर्टल बनकर तैयार हो गया है और अंतिम फेज में है। मैं समझता हूं कि इसे आगे के 1 सप्ताह के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अभी जो स्कॉलरशिप में जो डेटा फीड किया जा रहा है उसमें जो थोड़ी समस्या हो रही है वो हल हो जाएगी। अब सरकार कहती है जल्दी 2.5 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों के SC/ST छात्रों को स्कॉलरशिप देने का काम वापस शुरू करेंगे। लेकिन सवाल ये, 36 महीने में लाखों छात्रों के अधिकार को छीनने वालों पर दस्तक कौन देगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाए होंगे, जो शायद अपनी गरीबी के कारण योग्यता के बावजूद बेरोजगारों की फौज का हिस्सा बनाकर छोड़ दिए गए होंगे। एक तरफ तो बिहार सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए जोर शोर से लगी हुई है, तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप को देने में देरी कर रही है। पिछले कई वर्षों से इन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। जाहिर है इसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा है। मामला पटना हाई कोर्ट में है, सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस पूरे मामले में सफर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को ही करना पड़ा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। और अब उस राजनीतिक दस्तक की खबर जिसमें बीजेपी अगले साल चुनावी मोड में उतरने वाले 7 राज्यों की रणनीति नमो ऐप के जरिए बनाने में जुट गई, जिसमें कैसे वोटरों के दिमाग में चलने वाले मुद्दों के मूड को समझा जाएगा, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आइए हम आपको दिखाते हैं। सिद्धांत है, सुशासन है, विचार है। हाथ में मोबाइल और मोबाइल की टॉर्च लाइट से सूरत में 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे स्वागत होता है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी की इन तस्वीरों को आज की कहानी में अभी दिखाने का मकसद है वो मोबाइल जिससे अब आगे की राजनीतिक दस्तक वाली रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। जरिया बनेगा नमो ऐप, जिसके गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है और इसी ऐप के जरिए अगले साल मैदान में आने वाले पहले 5 चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड और फिर साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन की रणनीति का सर्वे हो रहा है। नमो ऐप में आप अपना नाम और विधानसभा क्षेत्र बताएंगे। इसके बाद जवाब देना होगा कि विधानसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा अहम होगा। आगे कई ऑप्शन है। कोरोना महामारी को राज्य सरकार ने कैसे संभाला से लेकर शिक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सफाई, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान कल्याण और आगे धारा 370, राम मंदिर निर्माण और ट्रिपल तलाक तक। ऊपर दिए गए मुद्दों पर अपनी राय देने के बाद जब वोटर आगे बढ़ेगा तो पूछा जाता है कि वोट देते समय आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या होगा। विकल्प में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, राज्य स्तरीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है। संभव है कि इस जवाब से ये समझने की रणनीति होगी कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में पीएम मोदी के नाम का प्रयोग कैंपेन में कैसे किया जाए। इसके बाद जो अगला पेज खुलता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी राज्य सरकार के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं। बहुत खराब, खराब, अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। इस आधार पर नापना है। दावा है कि इस सवाल के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश और गुजरात में अपनी राज्य सरकारों के कामकाज पर जनता का सीधा जवाब जानना चाहती है।
ये एक ओपन डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं उसका हिस्सा है। इसलिए सरकार कैसा काम कर रही है, उनके चुने हुए विधायक कैसा काम कर रहे हैं, सांसद पे उनका क्या रुख है, संगठनात्मक उनका क्या कहना है, इन सारी चीज़ों को लेकर नरेंद्र मोदी ऐप पर हमने ये व्यवस्था खड़ी करी है। और जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ के जो मतदाता हैं, वहाँ की जो जनता है, वो सीधे अपनी बात हम तक पहुँचा सकती है। पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते? हम ये भी पूछ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूछ सकती है कि नरेंद्र मोदी कितने असफल प्रधानमंत्री हैं। लगातार महंगाई और वैक्सीनेशन में धीमी रफ्तार के साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष पिछले कुछ दिनों से आक्रामक होकर उतर रहा है सड़क पर। इसलिए नमो ऐप के जरिए बीजेपी की रणनीति जनता का मूड ये जानने में भी है, क्या विपक्ष की एकता का असर आपके इलाके में पड़ेगा, जिसका जवाब लोगों को हाँ या ना में देना है। साथ ही सड़क, बिजली, पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, राशन से जुड़ी बातों, कानून व्यवस्था, सफाई के मुद्दे पर बहुत असंतुष्ट, असंतुष्ट, ओके, संतुष्ट और बहुत संतुष्ट का विकल्प जनता के लिए दिया गया है। ये भी जनता से राय ली जा रही है कि आप अपने विधायक को फिर से चुनना चाहते हैं। राज्य सरकारों के कामकाज से लेकर विधायकों के कामकाज तक पर सर्वे के बाद एक गहन विश्लेषण होगा और उसी के नतीजों के मुताबिक चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में करने का खाका खींचा जाएगा। मौसमी सिंह के साथ राहुल श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। जनता से जनता के ही पैसे पर चार्ज वसूलने वाले बैंक्स पर आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दस्तक दी है। अब अगर एक तय समय तक किसी बैंक के एटीएम में जनता के लिए पैसा नहीं मिला, मतलब एटीएम खाली मिला, तो बैंक को जुर्माना भरना होगा। आप एटीएम जाए पैसा निकालने के लिए, लेकिन आपके या फिर दूसरे बैंक के एटीएम पर एक सादे पन्ने या पुरानी दफ्ती पर स्केच या पेन से जब लिखा मिलता है कि नो कैश, कैश नहीं, कैश खत्म हो गया, तो आप परेशान होते हैं, आपका समय बर्बाद होता है। बैंक वाले तो बस नो कैश का चिपका चिपका कर पल्ला झाड़ लेते हैं। इसीलिए बैंक ग्राहकों के हक की दस्तक आज तक ने 11 जून को दी थी। पहले उस हिस्से को याद करते हैं। अगर जनता से गलती हो जाए तो बैंक चार्ज लेगा। सवाल उठता है कि जब आम आदमी अपना ही पैसा पाने के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम घूमता रहता है और बैंक के एटीएम में ही सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता या एटीएम खराब होते हैं, तो क्या बैंक अपने ग्राहक को हर्जाना देते हैं? ये भी एटीएम खराब है, अल्पना मार्केट का भी खराब है, और वो जो बीच में चौराहा एन कॉलेज के गली में था ना, वो भी खराब है। हाँ। तीन जगह से घूम के आ रहे हैं। तीन जगह से घूम के आ रहे हैं। 3 जगह से ये क्या नाम हुआ आपका? साकेत रमन। साकेत रमन 3 जगह से पटना में घूम के आ रहे हैं। एटीएम खराब है, इनको पैसा निकालना है, जरूरत है, लेकिन इसमें बैंक को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका पैसा है, ये निकालना चाहते हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एटीएम खराब है। ऐसे में बैंक को हर्जाना देना चाहिए, वो इसका प्रावधान कहीं नहीं है। बैंक जब अपनी गलती के लिए जनता को पैसे नहीं देते, तो जनता से जनता का ही पैसा देने में क्यों चार्ज वसूलते हैं? बैंक जनता पर चार्ज लगाकर कितना कमाते हैं? इसका एक आंकड़ा ये कि 2016 से 2018 के बीच 3 साल में सरकारी बैंक्स ने मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक लिमिट से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों की सेविंग से 4145 करोड़ रुपए काट लिए थे। तय सीमा से ज्यादा एटीएम पर ट्रांजैक्शन करने पर जनता से चार्ज वसूलने वाले बैंक अब आज तक की दस्तक के बाद एटीएम पर सिर्फ नो कैश लिखकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से अगर किसी बैंक के एटीएम में 1 महीने के भीतर 10 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहा, तो अब आरबीआई के निर्देश के बाद उस बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना प्रति एटीएम बैंक से वसूला जाएगा। आरबीआई ने एटीएम में पैसा न होने पर बैंक पर ही जुर्माना लगाने वाले ये निर्देश ग्राहकों को सुविधा पहुंचाने के लिए दिए हैं। आज तक ने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया था कि क्या सिर्फ सारे चार्ज भरने की जिम्मेदारी बैंक के आम ग्राहक पर ही रखी जाएगी, जबकि बैंक वाले पहले से ही एटीएम के जरिए तमाम चार्ज वसूलते रहे हैं। अगर खाते में पैसा ना हो आम आदमी के और वो एटीएम से पैसा निकालने लगे, तो सरकारी और निजी बैंक के ग्राहक से 20 रुपए प्रति फेल्ड ट्रांजैक्शन से लेकर 25 रुपए प्लस जीएसटी लगाकर जनता से वसूला जाता है। लेकिन अब बैंकों ने अगर अपने एटीएम में 1 महीने के भीतर 10 घंटे से ज्यादा कैश की किल्लत रखी, तो जुर्माना बैंक भरेंगे, वो भी 10,000 रुपए का। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में तबाही का ऐसा पहाड़ टूटा कि हिमाचल से लेकर दिल्ली तक हिल गई, क्योंकि जब यह पहाड़ गिरा तो इसके मलबे में यात्रियों से भरी एक बस समेत कई ट्रक और कई सारी कारें दब गईं। यह हादसा दिल दहला देने वाला है। दोपहर 12 बजे के आसपास ये पहाड़ टूटा और अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 दर्जन के आसपास शव निकाले जा चुके हैं। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो। पहाड़ पर आई सबसे भयंकर तबाही। तोप के गोलों की तरह गिरने लगे पत्थर। देखते ही देखते भरभरा कर गिर पड़ा पहाड़। पहाड़ के मलबे में दब गई बस और कारें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मच गई चीख पुकार। वो देखो अभी और कटी रहा है ये। पहाड़ पर तबाही का सबसे खौफनाक वीडियो देखिए। एनडीआरएफ और आईटीबीपी ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। अचानक पहाड़ से दहशत की दहाड़ गूंजने लगती है और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरने लगते हैं। मंजर कुछ ऐसा था कि जैसे तोप के गोले गिर रहे हैं। आसपास जमा टूरिस्ट और स्थानीय लोगों में शोर मचने लगता है, क्योंकि इस खौफनाक मंजर को देखकर सब समझ गए थे ये तो पहाड़ पर तबाही आई है। वो देखो अभी और कटी रहा है ये, है ना? पहाड़ गिर रहा है। जी हाँ, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हो रहा है। लोग चीखने लगते हैं, सबकी जेबों से मोबाइल फोन बाहर निकल आते हैं। लेकिन टूटते पहाड़ और गिरते पत्थरों का अगला कहर और भी भयानक था। जी हां, तोप के गोलों की तरह बरसते पत्थर रास्ते से गुजरती बस और कारों पर जाकर गिरते हैं। और यही हो जाता है सबसे भयंकर हादसा। ऐसा हादसा जो रूह कपा देता है, ऐसा हादसा जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को हिला देता है। ऐसा हादसा जो आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ तक को हिला देता है। अब आप इस वीडियो को देखिए। पहाड़ के पास आपको एक कचूमर बनी हुई गाड़ी नजर आएगी। वीडियो में सिर्फ टायर ही दिख रहे हैं, बाकी सब कबाड़ हो चुका है। सोचिए, बेहद ऊंचाई से गिरते पत्थर जब इस बस पर पड़े होंगे तो क्या कहर गुजरा होगा। हम आपको बता दें कि जिस वक्त पहाड़ गिरा, यात्रियों से भरी एक बस इसकी चपेट में आ गई। उस बस में 40 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। टूटते पहाड़ की चपेट में कुल 6 गाड़ियां आई हैं, जिसमें एक बस, एक ट्रक और 3 से 4 गाड़ियां शामिल हैं। कुल मिलाकर हादसे की जगह 50 से 60 लोगों के फंसे होने की खबर है। रिकांगपिओ से शिमला जाने वाली जो हाईवे है, उसमें लगभग 45 किलोमीटर दूर रिकांगपिओ से अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो गया और इसमें बड़े बड़े पत्थर और टी ट्रंक्स और मिट्टी, ये पूरा रबल आने लगा नीचे। ऐसा बताया जा रहा है 6 गाड़ियां, जिसमें कि एक बस HRTC की 32 सीटर और एक ट्रक है जो कि ट्रॉली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, और साथ ही साथ 3 से 4 गाड़ियां और हैं जो फंसी हुई हैं। 12:15 बजे इसकी सूचना मिल गई थी आईटीबीपी को, और हमारी 3 बटालियंस 43rd बटालियन, 19 बटालियन और 17 बटालियन, इसके लगभग 200 जवान अभी मौके पर मौजूद हैं। समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ी से ऊपर से अभी भी स्लाइड हो रहा है, और अभी 2:30 बजे तक की स्थिति ये थी कि हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। हिमाचल रोडवेज की एक बस किन्नौर के मुरुंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि ये बस टूटते पहाड़ का रास्ता पार कर पाती, जैसे पूरा पहाड़ ही इस बस पर गिर पड़ा। पहाड़ गिरने के बाद की ये तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं, रूह कपा देने वाली हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कुदरत की सबसे भयंकर तबाही के बीच कैसे शुरू हुआ
रेस्क्यू ऑपरेशन, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों को सुरक्षित बचाया गया। और आपको दिखाएंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश का किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह हादसा शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी रोड के निगोसारी और चौरा के बीच हुआ। अचानक से एक पहाड़ दरकना शुरू हुआ। कोई कुछ सोच पाता, समझ पाता, इतनी देर में हादसा हो चुका था। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल को मौके के लिए रवाना किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पहले ही अलर्ट पर रखा था। निगोसराय के पास पहाड़ के नीचे से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना की हो सकता है छोटी गाड़ी भी हो, ऐसे इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से हाथ बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। जिस नेशनल हाईवे नंबर 5 पर यह पहाड़ गिरा, ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। अब भूस्खलन से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। कैजुअलिटी का जो उस तरफ से 4 लोग मिले हैं, उनको आगे का विजिबिलिटी बिल्कुल मतलब कम था, तो उन्हें पता नहीं कि कितने लोग हैं, कि हो सकता है मलबे में दबे भी हों और कुछ जीवित भी हों। तो वो हम जैसे ही हल्का हम एक और मेरी जो टीम है जो डीसी प्रदीप भट्ट के साथ गई, वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर से भी एक एवेन्यू देख रही है कि बीच में उनको रेस्क्यू करके, हमारा रोप वर्क करके और किसी तरह से उनके रेस्क्यू कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। किन्नौर में पहाड़ गिरने का मतलब है बड़ी तबाही, क्योंकि यहां भूस्खलन होता है तो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। ऐसे में हर कोई यही प्रार्थना और दुआ कर रहा है कि जिस बस और कार पर ये चट्टानें गिरी हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा यात्री सलामत रहें। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ विकास शर्मा, किन्नौर आज तक। किन्नौर में जिस जगह पर यह पहाड़ टूटा है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि पहाड़ के ऊपर से अभी तक रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। दूसरा ये कि नीचे सतलुज नदी बह रही है। और तीसरा ये कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। जैसे जैसे मलबे को हटाया जा रहा है, भयानक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबे शवों की स्थिति काफी खराब हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की 3 बटालियंस के 300 जवान समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। जानकारी ये भी मिली है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हादसे के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय भी चल रहा है। किन्नौर में हुए भूस्खलन की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। किन्नौर में मची इस तबाही की ये तस्वीरें पहाड़ों पर घूमने वालों को आगाह करने वाली हैं। किन्नौर में टूटते पहाड़ की ये तस्वीरें कुदरत के भयंकर कोहराम की गवाही दे रही हैं। किन्नौर में लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर मौसम खराब हो, बारिश हो रही हो, तो पहाड़ों के इर्द गिर्द से गुजरना भी कितना घातक साबित हो सकता है। लेकिन किन्नौर में पहाड़ गिरा तो मौके पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ से लेकर हिमाचल पुलिस के जवान भी पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। लेकिन बहुत दिक्कतें आ रही हैं। डर ये भी लगा है कि कहीं पहाड़ से और पत्थर न गिरे। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम भी पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि अब भी रुक रुक कर इक्का दुक्का पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेना से मदद भी मांगी और चॉपर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू हो गई। नेशनल हाईवे 5 पर जिस तरह तबाही का ये पहाड़ टूटा, वहां से सतलुज नदी भी होकर गुजरती है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ गाड़ियां सतलुज नदी में जा गिरी।
रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक गाड़ी का कचूमर बना हुआ है और इस गाड़ी तक आईटीबीपी के जवानों की टीम पहुंच गई है और मलबे में जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। किन्नौर में हुए इस भूस्खलन में कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सवाल ये है कि आखिर ये पहाड़ क्यों और कैसे गिरा, पहाड़ गिरने की वजह क्या हो सकती है। तो आईटीबीपी जो अंदाजा लगा रही है वो आपको बताते हैं। ये भी हो सकता है कि जो बारिश हुई है पिछले दिनों, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ों के अंदर से में जो अलग अलग तरह के जो मैं कहता हूँ कि लेवल पर जो गैसेस भी रिलीज होती हैं जब बारिश के बाद धूप निकलती है, तो कई बार लैंडस्लाइड्स होते हैं और देयर में भी लाइकलीहुड कि किसी टॉप लेवल पे पहाड़ के ऊपर से कोई पत्थर चला हो, जिसके बाद से बाकी का जो पहाड़ था वो टूटने लगा हो और पत्थर नीचे गिरने लगे हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में बताया कि हादसे में 50 से 60 लोग फंसे हो सकते हैं। जो हिमाचल रोडवेज की बस हादसे का शिकार हुई, उसके ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया है, लेकिन दोनों सदमे में है। सराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे भी इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। किन्नौर के इस हादसे से हाहाकार सा मचा हुआ है। इतने लोगों के फंसे होने की आशंका ही डरा रही है। इसलिए पीएम मोदी ने हादसे के तुरंत बाद संवेदना जताई। पीएम ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और किन्नौर हादसे पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि कई लोगों के फंसे होने की खबर है। बचाव के लिए आईटीबीपी की टीमों को लगाया गया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद करें। प्रार्थना है कि सब कुशल रहें। किन्नौर के विधायक ने भी इस भयानक हादसे पर अफसोस जाहिर किया है। हाँ, मेरे चुनाव क्षेत्र जिला किन्नौर में बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। करीब 12 बजे के आसपास जो निगुलसारी हमारा गाँव है, जो नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे 05 पर है, उससे कोई 2.5 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पर चट्टानों के सरकने से एक बस उसके चपेटे में आ गई और बस अभी भी दबी हुई है और कुछ छोटी गाड़ियों के दबने का अंदेशा है। एक टिप्पर भी वहाँ पर दबा हुआ है। अभी बस के अंदर एग्जैक्टली कह रहे हैं कि 20 से 30 आदमी हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर उसमें से निकलने में जो है सफल हुआ है। तो ड्राइवर भी शॉक में है, पूरा बता नहीं पा रहा है। तो अभी एक छोटी गाड़ी में से भी एक आदमी को जो है रेस्क्यू किया गया है। किन्नौर के इस हादसे ने एक चेतावनी भी दी है कि पहाड़ों पर जिंदगी खतरे से खाली नहीं है। कम से कम ऐसे वक्त में कभी भी पहाड़ दरक सकते हैं, चट्टानें चकनाचूर हो सकती हैं, जमीन धंस सकती है और आने जाने वाले रास्तों पर कभी भी मलबा आ सकता है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ विशंभर नेगी, किन्नौर, आज तक।